नमस्कार दोस्तों, मैं रविशेखर कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न शासकों को खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो सर्वप्रथम पहले आप उसी वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आएंगी। आइए हम लोग शुरू करते हैं। गुप्तकालीन इकाइयां एवं इनके प्रमुख, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी वो, उनका आर्थिक जीवन और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं गुप्तकालीन इकाइयां एवं इनके प्रमुख से, जहां से सवाल पूछे जाते हैं और यह सवाल बनता भी है। इसमें देखेंगे यहां हमने कुछ इकाइयों को रखा है, जैसे देश का प्रमुख गोपना कहलाता था, देश के नीचे भुक्ति होता था, भुक्ति का प्रमुख उपरीक कहलाता था, और भुक्ति के नीचे विषय होता था, और विषय का प्रमुख विस्पति कहलाता था, और सबसे नीचे ग्राम होता था, जिसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। दोस्तों, यहां ध्यान देंगे, सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि गुप्तकालीन इकाइयां में सबसे बड़ी इकाइयां कौन थी। तो दोस्तों, सबसे बड़ी इकाइयां देश हुआ और देश का प्रमुख गोपना कहलाता था। इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। गुप्तकालीन इकाइयों में या गुप्तकालीन सबसे बड़ी इकाइयों का प्रमुख कौन होता था, तो गोपना होता था। दूसरा सवाल यहीं से बनता है, गुप्तकालीन सबसे छोटी इकाइयां क्या थी, तो वह ग्राम था, और ग्राम के प्रमुख ग्रामिक कहलाते हैं। आशा करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। यहां मिलाने के लिए भी दे सकता है, देश का प्रमुख गोपना, भुक्ति का प्रमुख उपरीक, विषय का प्रमुख विस्पति एवं ग्राम का प्रमुख ग्रामिक होता है। गुप्तकालीन समाज में यहां का जो भू राजस्व था, वह अगर हम ऐसे बात करें कि इस समय का कुल भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग होता था। यानी कि दोस्तों, आप जितना उत्पादन करते थे उसका 1/4 या 1/6 भाग आपको कर के रूप में, राजस्व के रूप में देना होता था। उसके बाद अगर हम गुप्तकालीन समाज को देखें तो इस समय भी समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। एक नई प्रणाली यहां देखने के लिए मिला, अब यहां उपजाति भी देखने के लिए मिल गया था। तो यहां आप ध्यान में देंगे कि 4 वर्णों के साथ साथ उपजाति भी किस शासन प्रणाली में दिखती है, तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली में यह देखने के लिए आपको मिल जाता है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कायस्थ समाज का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल से ही मिलता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन समाज से ही वर्तमान कायस्थ समाज को जो हम देखते हैं उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अगर उसके बाद हम बात करें तो शूद्रों व महिलाओं की स्थिति अब भी अच्छी नहीं थी। पहले तो अच्छी नहीं ही थी, जब हम लोग ईसवी काल में भी आ गए उस समय भी शूद्रों और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म को संरक्षण मिलना बंद हो गया, भागवत धर्म केंद्र बिंदु बन गया। यानी कि बौद्ध धर्म को गुप्त काल से संरक्षण मिलना बंद हो गया और मुख्य धर्म जो हो गया वह भागवत धर्म हो गया, या धर्मों के केंद्र बिंदु में अगर कोई आ गया तो वह भागवत धर्म आ गया।
मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का मुख्य लक्षण हो गया है, यानी कि मूर्ति पूजा अधिक से अधिक ब्राह्मण समाज के ही लोग करते थे। यहाँ से आपको इन तमाम बातों की जानकारी मिल जाती है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी। अगर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार अगर हम कहें तो कृषि मूलक था। यहाँ व्यापार विकसित, उद्योग धंधे शुरू हो चुके थे, यानी कि जिस चीज का व्यापार हो रहा है उससे संबंधित उद्योग धंधे भी लगाए जाने लगे थे। यही वह कारण है जो गुप्त काल काफी अपने आप को या गुप्त काल काफी समृद्ध काल माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो गुप्त काल में उज्जैन या उज्जैनी, दोस्तों हमने आपको बताया था कि गुप्त काल की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शकों को पराजित किया था तब उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। यह वही उज्जैनी है जो व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस काल के विद्वान आर्यभट्ट थे, जिसकी रचना दशागितिक सूत्र एवं आर्याष्टक शतक है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। ब्राह्महित, जिनका रचना पंच सिद्धांतिका। ब्रह्मगुप्त, जिनका रचना ब्रह्म सिद्धांत है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब इसी काल के विद्वान थे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था वह कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है, इससे आप नोट कर लेंगे। चूंकि स्वर्ण काल का मतलब होता है जब समस्त क्षेत्रों में व्यापक विकास होता है। समस्त क्षेत्रों का मतलब हो गया सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या अन्य प्रकार का जितना भी क्षेत्र होता है, समस्त में जब अधिक से अधिक विकास हो तब वह स्वर्ण काल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसलिए सवाल पूछे जा सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण काल माना जाता है क्यों, या किस क्षेत्र में, तो वह कला एवं साहित्य के क्षेत्र में यह स्वर्ण काल माना जाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। चूंकि हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही नवरत्न रहते थे, जो अलग अलग क्षेत्रों के बिल्कुल पहुंचे हुए व्यक्ति होते थे, जानकार व्यक्ति होते थे या काफी जानदार व्यक्ति होते थे। अगर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ कुछ भूमि की चर्चा हमने किया है। जैसे ये 4 प्रकार का भूमि, हालांकि 5 प्रकार का भूमि था, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 4 प्रकार का भूमि जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। सील, जो जोतने योग्य न थी उसे हम सील कहते हैं। और अपृहत, जंगली भूमि को अपृहत कहते हैं। दोस्तों एक बार पुनः ध्यान देंगे, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं क्षेत्र के बारे में, तो क्षेत्र कृषि योग्य भूमि होता था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। वास्तु, वास्तु यहाँ पर वास से संबंधित है, तो वास करने वाली भूमि यानी पर जहाँ हम निवास करते हैं उस भूमि को हम वास्तु कहते हैं। सील वैसी भूमि को कहते हैं जो जोतने योग्य न थी, एवं अपृहत भूमि हम वैसे भूमि को कहते हैं जो भूमि जंगली भूमि है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सीधा सीधा हमने देखा कि गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन इकाइयाँ 4 इकाइयों में बटा हुआ है। देश, जिसका प्रमुख गोपना है। भुक्ति, जिसका प्रमुख उपरीक है। विषय, जिसका प्रमुख विस्पति है। ग्राम का प्रमुख ग्रामिक है। इस समय का कुल भू राजस्व, कुल उत्पादन, इस समय का कुल भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग होता था। जबकि सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं तो समाज में वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण हैं, जैसे
जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इस प्रकार से देखा जाता है। और नया चीज जो देखने के लिए यहाँ मिलता है वह यह देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ उपजाति भी देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पर महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है, इस प्रकार की बात देखा गया है। जबकि कायस्थ समाज का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल से ही मिलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म का संरक्षण मिलना बंद हो गया। भागवत धर्म के स्थान पर एक धर्म का केंद्र बिंदु बन गया। जबकि दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। अगर आर्थिक जीवन देखें तो यहाँ अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार था वह कृषि था। यहाँ व्यापार विकसित, उद्योग धंधे शुरू हो चुके थे। गुप्त काल का यही समृद्धि का मुख्य कारण होता था। जबकि हम उज्जैन के बारे में अगर कहें तो उज्जैन व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस काल के प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता था। जबकि क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। वास्तु जो वास करने योग्य या रहने योग्य होता था उसे हम वास्तु कहते थे। सील वैसी भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य न थी। जबकि अपृहत भूमि हम वैसे भूमि को कहते थे जो जंगली भूमि था, जहाँ जंगल ही जंगल था। दोस्तों, अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप हमारे एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।